हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। समस्त शिक्षकगण, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, डीसी, बीईओ, बीएसए, प्रिंसिपल, डाइट कृपया ध्यान दें। न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके सतर्कता अफसर बदलें। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पदों पर होगी भर्ती। 1,500 राजकीय शिक्षकों का वेतन अटका। परिषदीय स्कूलों पर ताला देख प्रेक्षक ने जताई नाराजगी। अखिलेश यादव ने दोहराया वादा, सपा की सरकार बनी तो लागू होगी शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। कर्मचारियों की डीए में 14% बढ़ोतरी की घोषणा। क्या 18 महीने के बकाये का होगा एक मुश्त भुगतान। दुखद, विद्यालय के गेट का खंभा गिरा, बालिका की मौत। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जून तक ऐसे अफसरों का तबादला करने का निर्देश दिया है जो उनकी निगरानी इकाइयों में न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। सख्ती, सरकारी विभागों बैंक कर्मचारियों के लिए निर्देश। कहा, सतर्कता इकाई में प्रारंभिक तैनाती सिर्फ 3 वर्ष। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि किसी संगठन की सतर्कता इकाई में एक अधिकारी की प्रारंभिक तैनाती सिर्फ 3 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। जरूरी समझे जाने पर सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष के लिए समीक्षा के बाद ही बढ़ाया जा सकता है, जो उसकी दक्षता, अखंडता और हाथ में मौजूद काम को पूरा किए जाने की जरूरत पर आधारित होगी। गवर्नमेंट जॉब, इस वर्ष उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के हजारों पदों पर होगी भर्ती। जाने कब तक पूरी होगी प्रक्रिया। राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों को इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक मिल जाएंगे। नए शिक्षकों के आने के बाद कोविड के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी और उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग यूपीएचईएससी को इस वर्ष 3 बहुत बड़ी भर्तियां पूरी करनी है। प्रदेश के महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। कुल 47 विषयों में भर्ती होनी है। अब लिखित परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। इसके बाद इंटरव्यू कराए जाएंगे और फिर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर सकता है। मार्च या अप्रैल में इंटरव्यू कराए जा सकते हैं। ऐसे में अगले 4 से 5 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है। जीआईसी के 1,413 पदों पर होगी भर्ती। प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी के 1,413 पदों पर भी भर्ती होनी है। यूपीपीएससी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से यह भर्ती करा रहा है। इससे पूर्व इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर भर्ती होगी। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा चुका है और 13 मार्च को मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है, यानी यह भर्ती भी इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। प्रवक्ता के 1,473 पदों में पुरुष वर्ग के 991 और महिला वर्ग के 482 पद शामिल हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, उर्दू, वाणिज्य और गृह विज्ञान विषय में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। आश्रम पद्धति विद्यालयों में 124 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता की 124 पदों पर ही भर्ती होनी है। यह भर्ती भी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जा रही है। इससे पहले इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती कराई जाती थी। कुल 4 विषयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें सर्वाधिक 35 पद गणित विषय में है। वहीं जीव विज्ञान में 33, भौतिक विज्ञान में 30 और रसायन विज्ञान में प्रवक्ता के 26 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर चुका है और मुख्य परीक्षा 1 मई को प्रस्तावित है। ऐसे में यह भर्ती भी इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। हजारों पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार। राजकीय इंटर कॉलेज एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी सहायक अध्यापकों के हजारों पदों पर भर्ती की तैयारियां हैं, जिसके लिए विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 1207 पदों पर भर्ती के लिए आदेशन मिल चुका है। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में विभिन्न विषयों में रिक्त रह गए 3,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। इन पदों पर भी भर्ती होनी है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के तकरीबन 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन मिल चुका है। इनमें से 16 विषयों में टीजीटी और 23 विषयों में पीजीटी के पदों का अधियाचन मिला है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने मांग की है कि इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाएं, ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके और तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाया जा सके। प्रयागराज माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन देने के मामले में दो व्यवस्था ने राजकीय शिक्षकों के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। इस कारण प्रदेश भर के 1,500 से अधिक शिक्षकों को नवंबर से वेतन नहीं मिल रहा है। इस स्थिति पर शिक्षकों व राजकीय शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है।
मांग उठाई है कि एडेड विद्यालयों के शिक्षकों की तरह शैक्षिक अभिलेख सत्यापित होने तक शपथ पत्र लेकर राजकीय शिक्षकों का भी वेतन निर्गत किया जाए। राजकीय इंटर कॉलेज और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के तहत 1,500 से अधिक शिक्षकों को सितंबर और अक्टूबर माह में नियुक्ति मिली। इन शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन भी अभी नहीं हुआ है। नियुक्ति के बाद शैक्षिक अभिलेख सही होने का शपथ पत्र लेकर दिवाली पर्व पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश पर अक्टूबर माह का वेतन निर्गत किया गया था। इसके बाद से वेतन निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एडेड के लिए चयनित शिक्षकों को नियमित वेतन निर्गत किया जा रहा है। एडेड विद्यालयों के शिक्षकों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी किया है कि जब तक शैक्षिक अभिलेख का सत्यापन नहीं हो जाता है तब तक शपथ पत्र लेकर वेतन निर्गत किया जाए। इस स्थिति पर राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे ने कहा कि सितंबर अक्टूबर में नियुक्ति पाए राजकीय माध्यमिक शिक्षकों को वेतन देने के मामले में भेदभाव किया जा रहा है। बताया कि इन शिक्षकों में अधिकांश संख्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नियुक्त शिक्षकों की है, जिनके लिए बजट मिलने पर प्रायः देरी हो जाती है। इस समय बजट की उपलब्धता को देखते हुए इन शिक्षकों से भी शपथ पत्र लेकर वेतन निर्गत किए जाने के लिए निदेशक को पत्र भी लिखा है। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंच रहे प्रेक्षक तथा अन्य अफसरों को परिषदीय विद्यालय पर ताले लटके मिले, जिसको लेकर चुनाव प्रेक्षक ने बेसिक शिक्षा विभाग से नाराजगी जताई। नाराजगी व्यक्त होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। बीएसए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र वाले विद्यालयों को खोलने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं नहीं खोलने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी है। जिले भर के मतदान केंद्र परिषदीय स्कूलों में स्थापित है, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने लगातार चुनाव प्रेक्षक जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट जा रहे हैं। ऐसे अवसर सामने आ रहे हैं कि अधिकतर मतदान केंद्र बने स्कूलों पर प्रेक्षक तथा जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट ताले ही लटके मिल रहे हैं। विद्यालय बंद होने के कारण प्रेक्षक बाहर से ही मतदान केंद्र का निरीक्षण कर वापस लौटना पड़ा था। अंदर की स्थिति मतदान केंद्र पता नहीं लग पा रही थी। इससे अवगत नहीं हो पा रहे थे कि यही शिकायत सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा डीएम संजीव रंजन से की गई थी। सामान्य चुनाव प्रेक्षक को जब इन मतदान केंद्रों पर ताले लटके मिले और वहां पर न तो कोई शिक्षक मिले न ही अन्य कर्मचारी, तो उन्होंने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग नाराजगी के बाद हरकत में आया। आनंद फानंद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वह अपने अपने विकासखंड में प्राथमिक विद्यालय व विद्यालय जूनियर हाई स्कूल में मतदान केंद्रों को बनाया गया है वह स्कूल शाम 6 बजे तक हर हाल में खुलेंगे। वह विद्यालय जिसमें मतदान केंद्र बनाया गया है निर्धारित समय तक नहीं पाया गया, तो इसके लिए अध्यापक के साथ साथ खंड शिक्षा अधिकारी को भी उत्तरदायी माना जाएगा। समस्त शिक्षक संकुल एआरपी एसआरजी डीसी बीईओ बीएससी प्रिंसिपल डाइट कृपया ध्यान दें। आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के परिषदीय केजीबी विद्यालय हेतु 100 डेज रीडिंग कैंपेन के संबंध में आकृष्ट कराना है। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत इस सप्ताह की गतिविधियों का इन्फोग्राफिक्स आपके साथ साझा किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से कहानियां पठन सामग्री बच्चों अभिभावकों को प्रेषित करें। साप्ताहिक गतिविधियों के साथ रोचक दैनिक गतिविधियों का अभिभावक कैलेंडर भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। बच्चों के साथ नियमित रूप से पढ़ाई में कुछ समय बिताने के लिए अभिभावकों से अनुरोध करें। साप्ताहिक गतिविधियों में प्रतिभागी विद्यालयों में बच्चों की संख्या निर्धारित प्रारूप लिंक पर जनपद द्वारा राज्य परियोजना कार्यालयों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं। आज्ञा से महानिदेशक स्कूल शिक्षा। अखिलेश यादव ने दोहराया वादा, सपा की सरकार बनी तो लागू होगी शिक्षकों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होने वाला है। सभी राजनीतिक दलों नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन को लेकर अपना वादा एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही गन्ना किसानों को बकाया का भुगतान 15 दिन के अंदर कराया जाएगा। इसके लिए कार्पस फंड बनाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन की सरकार बनने पर हर फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही मंडियों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सहारनपुर के लोगों से समाजवादी पार्टी और रालोद के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। अखिलेश ने कहा कि इस बार चुनाव में भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो किसानों को सिंचाई का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। सपा ने अपने घोषणा पत्र और संकल्प के रूप में तय किया है कि यदि सरकार बनी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। किसान लगातार आंदोलन करता है। गन्ना के भुगतान के मिलों अधिकारियों के सामने धरना पड़ता है। सपा ने इसीलिए कार्पस फंड बनाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ कई योजनाएं हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि एमएसपी के साथ खरीद से लेकर मंडी तक व्यवस्थित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि चीनी और गन्ने को लेकर तो सहारनपुर का नाम तो है कि यहाँ लकड़ी का भी काम है, बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनी तो कारोबार और कारीगरों की मदद की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। दुनिया की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए कारीगरों की मदद करेंगे, मशीनों के लिए भी मदद करेंगे। वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इस साल जनवरी में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें गैर संघीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएससी सहित बोर्ड स्तर पर और बोर्ड स्तर से नीचे के पदों के बारे में बताया गया है। 1 अप्रैल 2015 से संशोधन 1/1/2007 के संबंध में संशोधित दरों पर आईडीए का भुगतान।
सीपीएसई की बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को देय डीए की दरों का संकेत दिया गया है। सीपीएसई के अधिकारियों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को 2007 के वेतनमान के लिए 1/1/2022 से देय डीए की दर 184.1% है। डीए की उपरोक्त दर यानी 184.1 आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी जिन्होंने डीपीओएम के अनुसार संशोधित वेतनमान 2007 की अनुमतियां दी गई हैं। दिनांक 26/11/2008, 9/2/2009 और 2/4/2009। कार्यालय ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सीपीएसई के ध्यान में लाएं। क्या केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ मिलेगा 18 महीने का बकाया? इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मामले को चर्चा के लिए विचार कर रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से जी न्यूज हिंदी की एक रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया गया कि लेवल 1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है, जबकि रिपोर्ट के हवाले से लेवल 13 7वें सीपीसी मूल वेतन 1,23,100 से 2,15,900 या लेवल 14 वेतनमान के लिए कर्मचारी का डीए बकाया 1,44,200 और 2,18,200 रुपये होगा कि भुगतान किया जाएगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि बकाया से संबंधित मुद्दों पर जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी और वित्त मंत्री के बीच चर्चा की गई। हालांकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी मांग पर अड़े हैं और कथित तौर पर सरकार के साथ बातचीत जारी है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट सचिव से इस पर चर्चा हो सकती है। व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं। औड़िहार, गाजीपुर, सैदपुर, कोतवाली के शरीफपुर गांव के निष्प्रयोज प्राथमिक विद्यालय के गेट का खंभा शनिवार को गिर गया। हादसे में ननिहाल आई एक बालिका की मौत हो गई। गोपालपुर गांव निवासी रिद्धि यादव 11 माह के साथ 2 दिन पूर्व शरीफपुर गांव स्थित नाना होरी यादव के घर आई थी। दोपहर करीब 12 बजे गांव के कुछ बच्चों के साथ प्राथमिक विद्यालय के पास खेल रही थी। बच्चे विद्यालय के गेट से झूलने लगे। अचानक गेट का खंभा गिर गया। रिद्धि उसके मलबे में दब गई। खंभा गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। मलबे से बालिका को निकालकर सैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालिका की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। गोपालपुर गांव से पहुंचे परिवार के सदस्य बालिका का शव लेकर घर के लिए रवाना हो गए। दुर्घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि भवन को निष्प्रयोज घोषित कर दिया गया था, तो उसे अब तक गिराया क्यों नहीं। बालिका की मौत की सूचना तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।